आप सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले माजरत चाहती हूँ कि आज थोड़ी ताखीर हो गई है, लेकिन कल से इंशाल्लाह वक्त पे हम हाजिर होंगे। और आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा मखसूस है कि मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इसे किसी तरह भी मुलतवी करूं, इसलिए मेरे इसरार पे हमारे साथ यहाँ मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा। आदाब, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा का शुक्र है। बहुत जी, शुक्रिया, बहुत काम कर रही हैं, बहुत प्रोग्राम्स करती हैं, बहुत कुछ आपने अम, दुनिया को जोड़ लिया है अपने से। और आप खुद इतनी फाल हैं और इतनी एक्टिव हैं, हम जैसों को भी आपके साथ लगकर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वसीम राशिद साहिबा एक मशहूर व मारूफ शख्सियत है जिनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन हजरात के लिए जो इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं ये बता दूं कि डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा एक ने अपना सफ़र मौलमा की हैसियत से शुरू किया, और वहां से शुरू करके आज वो जिस मकाम पे हैं, उन्हें पूरी दुनिया एक शायरा, एक अदीबा, एक सहाफिया और एक सोशल वर्कर और न जाने मीडिया पर्सनालिटी और न जाने किन किन नामों से याद बहुत करती है। बहुत कुछ कह दिया, बस कीजिए, कुछ नहीं हूँ मैं, सब आपकी मोहब्बत है, कुछ नहीं हूँ। जी, तो आज जिस वसीम को हम देख रहे हैं, जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दोनों हैं, जिनके पास ब्रेन भी है और जिनके पास स्टाइल भी है, तो क्या ये वसीम बचपन से ऐसी ही थी? ऐसा लगता है जैसे कि वसीम ने एक गोल्डन स्पून के साथ जन्म लिया हो और उन्होंने एक ऐसी जिंदगी गुजारी है जो बहुत ही लाविश थी। तो आप जरा सा अपने बचपन पे रोशनी डालें और हमें बताएं कहाँ पैदा हुई हैं और कैसे आपकी तरबियत हुई। हलीमा, बचपन तो खैर मेरा, मैं ये नहीं कह सकती कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाला बचपन है, ऐसी बात नहीं है। और आप जानती हैं कि जब हम लोगों के बचपन में इतनी फैसिलिटीज और ये सब दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया थी। बहुत कम में गुजारा करने वाले लोग थे, भले ही कितना पैसा हो, लेकिन बहुत कम में गुजारा करने वाले लोग थे। मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ, और पुरानी दिल्ली भी बहुत ही मतलब उसकी इंटीरियर की समझ लीजिए, करीम होटल वाली गली सब जानते हैं, करीम होटल बहुत मशहूर है। मैं उसी गली की रहने वाली हूँ। उस गली में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा काफी भरा पूरा खानदान रहता है, मेरी ददियाल के सारे लोग रहते हैं। मैं वहीं की रहने वाली हूँ, और वहीं से मैंने पुरानी दिल्ली का ही एक स्कूल है, ये बुलबुल खाना, मैं बुलबुल खाने की पढ़ी हुई हूँ। वहां से मैंने माशाल्लाह सीनियर सेकेंडरी किया, और उस वक्त 10+2 में हमारे वक्त में आया था। और माशाल्लाह मेरा खानवादा पढ़े लिखे लोगों का खानवादा है, और पूरे चचा ताया मेरे सब हाफिज कुरान, माशाल्लाह खूब पढ़े लिखे। मेरे वालिद साहब बहुत माशाल्लाह आलिम, हाफिज कुरान, और मतलब बहुत चचा ताया सभी। तो दादा भी माशाल्लाह। तो एक वक्त ऐसा था कि पुरानी दिल्ली की सारी मस्जिदों में मेरे चचा ताया सुनाया करते थे। 11 मेरी दादी के 11 माशाल्लाह बेटे थे, और सारे हाफिज कुरान थे। खुद मेरे माशाल्लाह। वालिद साहब भी माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छा, आलिम, तो मेरी वालिदा भी जी। आपने अभी जो बताया कि आप दिल्ली 6 की रहने वाली हैं, मैं दिल्ली और जाऊँ, बड़े दिल्ली 6 प्राउड से को कहती हूँ, मैं बड़े फख्र से मैं दिल्ली दिल्ली 6 छेक हूँ। को खास तौर से बहुत बदनाम किया जाता है, फिल्मों ने तो उसे काफी हाईलाइट किया है। जी। तो मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि आखिर दिल्ली 6 के बारे में लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आप क्या थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे कि आखिर जी इसकी जी। वजह क्या है? असल में क्या बात है कि दिल्ली 6 के में जो इंटीरियर के लोग हैं, वो बहुत पुराने रहने वाले हैं, कदीम रहने वाले हैं। जो दिल्ली में असल दिल्ली वाले हैं वो तो अब रहे नहीं, अब सारे बाहर से लोग आकर बस गए। लेकिन जो कदीम दिल्ली वाले थे, उनकी जो जबान हुआ करती थी, वो बड़ी कारखानदारी जबान हुआ करती थी। तो वो मतलब आ रही हूँ जा रही हूँ, वो कारखानदारी जबान उस वक्त थी। अब जी, तो बहुत ज्यादा सब पॉलिश्ड लैंग्वेज है। तो बस वो चूंकि पुरानी दिल्ली का कल्चर अलग था, पुरानी दिल्ली के लोग बड़े खाने वाले और बड़े खाने वाने बड़े अच्छे पुरानी दिल्ली में मिलते थे। और कहते थे कि मतलब पुरानी दिल्ली में कोई दिन, महीने के 30 दिन, लेकिन 300 वहां पे फेस्टिवल, तीन मतलब कभी 13, कभी वहां पे छड़ियों का मेला लग रहा है, महरौली जा रहे हैं लोग भर भर के। हमारे बचपन में भी जरा सी बारिश हो गई, कीमा हरी मिर्चें पक रही हैं, और रवे मैदे के पराठे और आम आम सब लेके जाया जा रहा है। तो ये वो दिल्ली थी। और उस दिल्ली का चूंकि चस्का अलग था, बिल्कुल एक अलग
मतलब लोगों को पता था कि ये दिल्ली वाले खास दिल्ली वाले हैं, तो उसके ताल्लुक से थोड़ा एक चीज जरूर थी कि चूंकि सब काम हाथ का काम करने वाले लोग थे, कारखानदार थे, तो थोड़ा एजुकेशन की कमी थी। जी तो जी। इसलिए शायद पुरानी दिल्ली के लोगों को ये कहा जाता है कि वो सिर्फ खाने चाटने में ही लगे रहते हैं और तीज त्योहारों में ही उलझे रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, उस वक्त भी काफी आलिम फाजिल लोग रहा करते थे। एजुकेशन का अपना उस वक्त भी एक मायार था। तो वो एक बदनाम हो गया है बस वो दिल्ली 6। तो वो तो फिल्म भी बन चुकी है, तो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो नाम ही हो गया हमारा तो। जब आप जिक्र कर रही हैं दिल्ली 6 के पकवान का और वहाँ के लोगों का, वहाँ की जबान का, वहाँ की के जायके का, तो यकीन जानिए मुंह में पानी आ रहा है। आपने तो उसे जिया है, मैं तो सिर्फ आप सुन रही हूँ अभी। तो आप आ आप जाए, किसी दिन खिलाऊंगी आपको। यकीनन आपका बचपन तो बहुत ही दिलचस्प गुजरा होगा, बहुत ही बिल्कुल। मशगूल रहा होगा, और बहुत ज्यादा आपने, मुझे लगता है कि काफी एंजॉय किया होगा बचपन में। जी तो जी ये बिल्कुल। बताया कि और घर का आपके माहौल कैसा था, कि आपके वालिद मेरे मोहतरम या वालदा जी कितनी जी आजादी देते थे, किस हद तक उनकी पाबंदियां आपके ऊपर मेरे होती थी? मेरे घर में माशाल्लाह बहुत ही मतलब इल्म का कहना चाहिए दौर दौरा था। जैसे हम, मैं कभी ये बात नहीं कहती कि जबान उर्दू जबान मेरे घर की लौंडी या बांदी थी, जैसे लोग कह देते अरे उर्दू तो हमारे घर की लौंडी, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ मेरे घर में सब उर्दू के सिपाही थे, बहुत सारे के सारे। और बहुत। मेरे भाई माशाल्लाह उर्दू के लेक्चरर डॉक्टर मुजीबुल इस्लाम, मेरी वालदा खुद बहुत बड़ी आलिमा, और पूरा मोहल्ला उनके पास आता था, तालीम दिया करती थी। और बड़ा बड़ा दीनी माहौल था मेरे घर का। और चूंकि वालिद साहब हाफिज कुरान थे, तो माशाल्लाह पूरे टाइम मेरे यहाँ गोल्ड का, हम लोग बेसिकली प्रोफेशन से सुना रहे हैं, तो गोल्ड का काम होता था, तो बड़ी बड़ी भारी भारी पेटियों में भर 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 के सोना चांदी हीरे जवाहरात सब रहते थे घर में। तो मेरे वालिद साहब व्रत करते रहते थे और कुरान का और पढ़ते रहते थे और काम करते रहते थे। वही माहौल मैंने अपने चचा तायाओं का देखा कि चांदी के बड़े बड़े बर्तन, उजाल पालिश का काम हो रहा है, और वो पढ़ते जा रहे हैं और अपना तिलावत चलती जा रही है, किरत उनकी चल रही है, और उसके साथ साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये मेरे घर का बड़ा दीनी माहौल था, बड़ा इल्मी माहौल था। और उस वक्त हमारे खानदान में शायद लड़कियों को अकेली तालीम देने वाली मेरी वालदा थी। खुद बहुत बड़ी वो आलिमा माशाअल्लाह थी, और खुद बड़ी पढ़ी लिखी। और उर्दू अखबार हमारे घर में बचपन से मैं देख रही थी, उस वक्त कौमी आवाज आता था, तो हम लोग वहीं से स्कूल की तालीम। मेरी वालदा का तो ये हाल था, अल्लाह बख्शे उनको, कि वो जरा सी भी बरसात भी हो जाए, कितनी भारी से भारी, वो सर पे तिरपाल डाली उन्होंने, चलो स्कूल। मतलब वो कभी अपने बच्चों की कॉलेज तक पहुंच जाती थी। पता चल जाए कि कोई बेटा कॉलेज से फिल्म देखने चला गया, पता चला पिक्चर हॉल में पहुंच गए और वही कुटाई हो रही है। तो ये बहुत ऐसा माहौल था। वालदा जाहिर है नहीं, बच्चों यही के वजह है कि लिए। जी जब तक बच्चों को अगर थोड़ी सी सख्ती ना की जाए, कहा जाता है ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। यस, अगर आपने सख्ती नहीं बरती अगर, तो फिर बच्चे, जाहिर सी बात है कि उनकी बेशक, ना समझी की उम्र बिल्कुल। होती है, तो वो जी कहीं जी से कहीं बहक सकते हैं। और यही वजह है शायद कि देखिए आज आपके भाई बहन जो भी हैं सब बहुत हाँ कामयाब है। माशाल्लाह सभी तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। के फजल करम से आप सब कितने भाई बहन हैं? हम माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, जिसमें से मेरे 2 भाइयों का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बहन में सिर्फ आप सिंगल हैं या आपकी और भी बहन है? नहीं नहीं माशाल्लाह मेरी बहनें हैं। बड़ी सबसे बड़ी बहन भी है मेरी, लेकिन वो यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं रहती, इंडिया में नहीं रहती, जी बाहर रहती हैं। और मेरे भाई माशाल्लाह डॉक्टर मुजीबुल इस्लाम सब जानते हैं, बहुत माशाल्लाह मशहूर लेक्चरर थे, बहुत उनको प्रेसिडेंट अवार्ड्स भी मिले। और मेरी मुझसे बड़ी बहन भी हैं, वो भी डॉक्टर हैं। मुझसे छोटी बहन है, वो भी माशाल्लाह टीचर हैं। और सब माशाल्लाह अपने पढ़े लिखे, तो अपने अपनी फील्ड में सब माशाल्लाह नुमाया काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो, मुझे तो बचपन से बहुत शौक था पढ़ने का। और स्कूल में भी मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत प्रोग्राम्स में डिबेटर भी थी और सिंगर भी थी, और बहुत हेड गर्ल रही मैं अपने स्कूल की माशाल्लाह। और बहुत बहुत फेमस थी अपने स्कूल में। पहली बार हमारे स्कूल में न्यूज पढ़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ, वो न्यूज भी, मैं न्यूज एंकर भी थी अपने स्कूल की। तो बहुत एक्टिव रही, बहुत प्रोग्राम्स में रही। जबान माशाल्लाह हमारे घर में हमेशा से अच्छी बोली जाती थी, साफ सुथरी शुस्ता जबान थी। तो उस वजह से मैं बहुत माशाल्लाह हमेशा नुमाया रही उस जबान की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि लगता है ये आपके जो बचपन का स्कूल था उसी का ये असर है कि आपने जैसे बचपन में मुख्तलिफ किरदारों को अदा किया स्कूल के स्टेज पे,
ऐसे ही आपने अपने जिंदगी के स्टेज पे भी मुख्तलिफ किरदारों को अदा किया। बस मुझे हलीमा साहिबा, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता था कि खाली पढ़ लिया और या नौकरी कर ली, मतलब एक्स्ट्रा क्या किया भाई। नौकरी मेरे लिए, जैसे मैं टीचिंग मैंने ज्वाइन की, स्कूल ज्वाइन किया मैंने बहैसियत टीजीटी में मैंने ज्वाइन किया था। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मतलब नौकरी तो जैसे ऐसी है जैसे खाना खा लिया, जिंदगी की जरूरत। मतलब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हमारे घर में ना नौकरी पे पाबंदी थी, ना पढ़ने पे पाबंदी थी, ना एक्टिविटीज पे पाबंदी थी, ना माशाल्लाह हमारे जितने हम लोग फाल रहते थे, किसी चीज पे पाबंदी थी नहीं थी, ना टीवी प्रोग्राम्स करने में, ना रेडियो प्रोग्राम्स करने में। तो उस वक्त स्कूल के साथ साथ भी मैं बहुत प्रोग्राम्स किया करती थी। ये दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था बज़्म करके, बज़्म में भी मैंने प्रोग्राम्स किए, बज़्म की भी काफी मैं अनाउंसर रही, उनकी भी कैजुअल अनाउंसर रही, मैं बहुत प्रोग्राम्स करती रही। फिर लज्जत एक प्रोग्राम आता था ईटीवी उर्दू पर, उस वक्त भी मैं स्कूल में टीचर थी, तो वहां पर भी मैंने माशाल्लाह बहुत सारे एपिसोड, 500-600 एपिसोड्स किए। तो ये लगातार मेरा सफर मीडिया और टीचिंग और लिखना पढ़ना और एंकरिंग, फिर शायरी, ये सब एक साथ ही चलता रहा। मतलब अलग से मैंने कोई एफर्ट्स नहीं करे इसके लिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो ये बताएं कि लोग कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, यानी कि जिस बच्चे को आगे चल के कुछ बड़ा कारनामा अंजाम देना होता है, बचपन से ही उसके अंदर वो सलाहियतें नजर आने लगती हैं। तो क्या आपको किसी ने इस तरह की बात बताई, आपके वालिदैन में से या बड़े भाई बहनों में से, कि आप बचपन से ही इसी तरह बहुत ही बेबाक और बहुत ही निडर और बहुत ही मेहनती और एक्टिव थी और फाल थी बचपन से ही? हाँ, मेरे वालिद का तो मेरे बचपन में इंतकाल हो गया था। और मेरे भाई डॉक्टर मुजीबुल इस्लाम, वो चूंकि खुद बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह शख्स थे, और उस वक्त बहुत कम रिसोर्सेज में वो जिस तरीके से उन्होंने पीएचडी की, और अनफॉर्चुनेटली जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो जाहिर है उस वक्त कफालत के लिए कोई सामने आया तो वो मेरे भाई थे, और उन्होंने वो काम भी करते रहे और अपना पढ़ते भी रहे, पीएचडी भी की। तो वो ये कहते थे मुझसे कि हमारे यहाँ मैं बहुत छोटी थी, जाहिर है बहुत ही छोटी उनसे, हमारे यहाँ छोटों से भी बाजी करके ही बात की जाती है। तो वो कहते थे, वसीम बाजी, तुम्हें तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो उस वक्त मुझे लगता था कि पीएचडी वाला डॉक्टर और ये डॉक्टर एक ही होता होगा। लेकिन जब मेरे भाई ने माशाल्लाह पीएचडी की और उन्होंने दारुल तर्जुमा उस्मानिया पे काम किया, हैदराबाद, तो उस वक्त माशाल्लाह हम इतना मतलब शऊर की मंजिलों में थे कि हमें पता चल गया कि हाँ ये पीएचडी इस तरीके से होती है। उस वक्त मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह पीएचडी करूंगी, लेकिन बस वही है कि फिर एमए करते करते मेरी शादी हो गई, फिर एक लंबा सफर, बच्चे, लेकिन साथ साथ मैं जॉब करती रही। शादी से पहले से मैं जो जॉब कर रही थी वो मैं शादी के बाद भी करती थी माशाल्लाह, वो तो एक सिलसिला चलता रहा। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं वसीम एज ए चाइल्ड, तो ये बताएं कि वसीम एज ए चाइल्ड एक नॉटी चाइल्ड थी, एक सोबर चाइल्ड थी, एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी, एक एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड थी? आपको अगर एक वर्ड में कहना हो कि वसीम एज ए चाइल्ड, तो आप क्या एक्टिव, कहेंगे? एक्टिव, एक्टिव एंड स्मार्ट। वसीम एज ए चाइल्ड एक्टिव यस, एंड स्मार्ट। एक्टिव एंड स्मार्ट, बहुत स्मार्टली मूव करती थी, मिनटों में समझ जाती थी कौन क्या कह रहा है, क्या किस तरह करना है, एकदम फटाफट वहां पे अपने अपने पैर जमा दिया करती थी। अपॉर्चुनिस्ट थी बहुत शुरू से ही, जो मौका मिलता था उसे अवेल कर लिया करती थी। घर में कोई नया सूट किसी का सिलता था, फटाफट पहना और निकल गई। कभी नहीं सोचा कि इसके आगे के आगे के क्या, आगे के अच्छा, तो आपने फट से कह दिया एक्टिव एंड स्मार्ट, तो अब इसको साबित कीजिए, आप कोई वाकया सुनाइए जिससे पता चले कि वसीम एक एक्टिव और स्मार्ट गर्ल थी जब वो छोटी थी। बस ये हुआ कि स्कूल में एक मतलब प्रेयर टाइम में अनाउंसमेंट हुआ कि कौन न्यूज़ पे अब कल से हम न्यूज़ पढ़ना शुरू कर रहे हैं असेंबली में। और जाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है उस वक्त हजारों बच्चा हुआ करते थे। तो उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया हमारी टीचर ने कि कौन न्यूज़ पढ़ेगा। तो इतनी देर में मुझे पता भी नहीं था न्यूज़ कैसे पढ़नी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि माइक के सामने आना होगा, और माइक मेरी कमजोरी थी। मैंने एक लम्हा नहीं लगाया और मैं फौरन अपने रो से निकलकर, अपनी उससे निकलकर, लाइन से निकलकर बाहर आई, सामने सबके, पूरा स्कूल। मुझे एक चीज थी, मुझे कभी हलीमा साहिबा, मुझे झिझक कभी महसूस नहीं हुई, कभी मैं शायद कभी मैंने फील नहीं किया जैसे हजारों लोगों के। मैं अक्सर
माशाल्लाह बच्चों से कहती थी कि बेटा तुम मुझे लाल किले पे भी खड़े कर दो ना, तो मैं बोल के आ जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, डोंट वरी। नहीं, मैं एक बात कह रही थी, और उसके बाद मैं बाहर निकल कर आई और मैंने मिनट में कहा, जी मैम मैं पढ़ूंगी न्यूज। वो इतनी देर में कि बेचारी लड़कियां सोचती कि न्यूज कैसे पढ़ी जाएगी क्या, जबकि मुझे पता भी नहीं था। मतलब उतनी देर में मैंने वो लम्हा अवेल किया और मैं फौरन बाहर आ गई। उन्होंने मुझे मेरे हाथ में अखबार दिया। अच्छा, मेरी रीडिंग शुरू से बहुत अच्छी थी, उर्दू, क्योंकि बचपन से घर में वालिदा उर्दू का अखबार मंगाती थी, हम उर्दू पढ़ते थे। और हमने छुप छुप के बड़ी किताबें पढ़ी उर्दू की। मंटो पढ़ा हमने, राजेंद्र सिंह बेदी के अलावा मैंने वाजिदा तबस्सुम को खूब पढ़ा छुप छुप के घर में। तो शमा आता था हमारे घर में बचपन में, 20वीं सदी आता था, रिसाले सारे उर्दू के आते थे। वो सब छुप छुप के, जो जो रिसाले घर में ममनू थे वो हमने खूब छुप छुप के पढ़े, किताबें खूब पढ़ी, नॉवेल खूब पढ़े, जासूसी नॉवेल पढ़े लिहाफ में छुप छुप के। 15 पैसे में मैंने तकरीबन 15 नॉवेल पढ़ लिया करती थी मैं। 15 पैसे लाई फटाफट, यस, मतलब वो 24 घंटे का टाइम होता था, लाई 2 घंटे में पढ़ा, भाई अच्छा नहीं है, फिर दे आई, फिर जो कर करके बहुत नॉवेल पढ़ लिए। तो वो रीडिंग अच्छी थी। उन्होंने मेरे हाथ में अखबार दे दिया, कौमी आवाज उर्दू में पढ़ना था, हमारा उर्दू मीडियम स्कूल था, पढ़ती गई। मतलब ये तो पता था कि कैसे न्यूज पढ़ी जाती है। बस वहां से मैं बहुत मशहूर हुई, बहुत, पूरा स्कूल मुझे जान गया। फिर ऐसे हेड गर्ल का हुआ, ऐसे कोई भी प्रोग्राम होता था, म्यूजिकल कोई प्रोग्राम, सबसे आगे पहुंच गई। तो ये एक्टिव स्मार्ट होने की तो निशानी है अच्छा, ये चीजें। इसका मतलब कि आप गाती भी हैं? जी नहीं, गाती नहीं। मतलब उस वक्त थोड़ा बहुत जो गालियां करती थी, बट अब तो नहीं गाती वाती तो नहीं हूँ। बहुत अच्छी, मतलब आवाज सुनने में जैसी भी हो, बट गा नहीं सकती मैं। ओके, लेकिन आवाज तो आपकी बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि वसीम एज अ चाइल्ड तो हमने जान लिया कि स्मार्ट एंड एक्टिव थी। आज के बच्चों को जब आप देखती हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आप जब अपने बचपन से उनको कंपेयर करती हैं तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है कि आप उन बच्चों को क्या कहना चाहती हैं? पता नहीं, मुझे मुझे अभी भी, चूंकि मैं अभी तक टीचर ही रही हूँ जाहिर है, और एज अ प्रिंसिपल भी मैंने अभी काम किया काफी टाइम। पता नहीं, मुझे बच्चों को देखने के बाद आज भी ऐसा लगता है वो ग्रूमिंग नहीं हो पा रही बच्चों की, जो ग्रूमिंग हमारे बचपन में होती थी। हम लोगों को ऑलराउंडर बनाया जाता था। बच्चे आजकल, कोई एक बच्चा किसी फील्ड में, कोई एक बच्चा, उनको जो होड़ लग गई है, उनको लगता है कि वो बस वो खूबसूरत लगे। लड़कियों को लगता है वो खूबसूरत लगे, लड़कों को लगता है वो हैंडसम लगे। ये एहसास नहीं करती कि हम जो है बहुत एक्टिवली सारे चीजों में ऑलराउंडर बने। ये बात नहीं देखती मैं। फिर एक जबान की जो जबान से जो मोहब्बत है, उर्दू जबान से, वो जाहिर है उर्दू जबान से मोहब्बत भी मुझे नजर नहीं आती। मैंने भी अपनी बेटी को उर्दू पढ़ाई है, डीपीएस में पढ़ती थी, बट वो जो एक लगन हमारे अंदर थी जबान की, वो नहीं नजर आई मुझे कभी भी किसी भी बच्चे में। और अभी भी हमने भी बहुत कोशिशें की, बहुत प्रोग्राम्स कराए। मैं तो लगातार बहुत टीवी प्रोग्राम कराती रही, और बहुत स्कूल के बच्चों को भी बहुत प्रोग्राम्स में लेके जाती थी, और उनको जबान उनकी ठीक करती थी, डिबेट कराती थी। तो बहुत फर्क है उस वक्त और आजकल में। सोशल मीडिया से बच्चे सुनते हैं, पढ़ते नहीं है चीजें। तो वो जो पढ़ने का जो अमल था, रीडिंग का जो एक, वो एक ज़ौक और शौक होता है, वो नहीं डेवलप हो पाया बच्चों में। तो चलिए, ये तो आपने प्रॉब्लम बता दी कि ये प्रॉब्लम है। अब अगर आपके सामने मैं 5000 बच्चे पेश कर दूं कि भाई ये आज के बच्चे हैं, ये जनरेशन जी कहलाती है, ये वो जनरेशन है, अब आपको इन्हें सिर्फ 3 एडवाइजेस करनी है, सिर्फ 3 नसीहतें। हमें मालूम है कि वसीम राशिद अगर माइक ले पे खड़ी हो जाएंगी तो वो 3 क्या 3000 बोल सकती हैं, नहीं लेकिन नहीं, यहाँ लिमिट सिर्फ 3 नसीहतों की है। तो आप क्या 3 नसीहतें करेंगी? पहली नसीहत तो मैं करूंगी, किसी भी एक जबान पे कमांड हासिल करो, किसी भी एक जबान पे, और वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो। अगर आपकी किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी, आप जिंदगी में कहीं मात नहीं खा सकते। बहुत हो। आप नहीं जानते कि जबान कैसा हथियार है। जबान एक ऐसा हथियार है, अगर 50 अंग्रेजी दां बैठे हैं और आपको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती लेकिन आपको उर्दू अच्छी आती है, तो आप अपनी जबान से उन 50 लोगों को मात दे सकते हैं। इसलिए बहुत किसी भी एक जबान पे उबूर हासिल करना बहुत जरूरी है। और आजकल मैं देख रही हूँ, ना बच्चों को हिंदी पूरी सी आती है, ना इंग्लिश पूरी तरह आती है, और ना उर्दू पूरी तरह आती है। सब जबानों में थोड़ा थोड़ा। किसी को भी आप एक ऐसे लिखने को दे दीजिए, तो वो पूरी तरीके से जो एक कमांड वाली बात होती है, वो नहीं कर पाते। उनको तो एक चीज मैं आती है हमेशा, ना, जी उनको एक चीज आती है ना,
उनको कट पेस्ट आता है। कट पेस्ट आता है जी, और जो हमें नहीं आता। तो वो वही बात मैं कह रही थी हलीमा साहिबा कि किसी एक, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि बेटा किसी एक लैंग्वेज पे कमांड हासिल करो, बहुत जरूरी, भले वो उर्दू ही क्यों ना हो, भले वो हिंदी क्यों ना हो। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपको करंट अफेयर्स जरूर पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स जिसको पता होगा, अखबार जरूर पढ़ो। जो बच्चा अखबार पढ़ेगा वो जिंदगी में कभी मात नहीं कर सकता। मुझे याद है, मैं एक बार इंटरव्यू के लिए गई और उस दिन मैं वो इंटरव्यू ऐसा नहीं था कि मुझसे अखबार की बात पूछी जाती, लेकिन चूंकि अच्छा बड़ी पोस्ट का इंटरव्यू था, तो जैसे ही मैं इंटरव्यू 6-7 लोग बैठे तो उन्होंने पहला सवाल ये किया, मुझसे जो सवाल किया कि आप बताइए आज की पहली खबर क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हमें तो चाटने की आदत थी और मैंने बता दी, और आप यकीन मानिए सिर्फ उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया। माशाल्लाह। तो दूसरी बात ये, अखबार जरूर पढ़ें, करंट अफेयर्स पे जरूर कमांड होनी चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि आप जो भी काम करें, जो भी प्रोफेशन चुने, एक। ये नहीं कि आपने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। आजकल मैं बच्चों को देख रही हूँ कि सारे प्रोफेशन में घुस गए हैं। कोई एक प्रोफेशन, उसी प्रोफेशन में कमांड हासिल करें। बहुत तो खूब। ये मेरी 3 चीजें बहुत अहम है मेरी जिंदगी के साथ। तो नाजरीन, आप मिल रहे थे वसीम राशिद एज अ चाइल्ड से। उनके बचपन में आपने देखा उनके घर का माहौल कितना इल्मी था, कितना दीनी था, और बचपन में वो स्मार्ट और एक्टिव थी, और यही तमाम खूबियां हम उनकी जिंदगी में यहाँ अब भी देख पाते हैं। और जिन्होंने 3 बुनियादी नसीहतें की है हमारे बच्चों को, वालिदैन आप भी अपने गृह में बांध लीजिए, तीनों बहुत अहम है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं तो आप यकीनन इन 3 खूबियों को अपनी गृह में बांध लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह वसीम राशिद की जिंदगी का दूसरा पहलू, जब उन्होंने कॉलेज की जिंदगी में कदम रखा और शादी के बंधन में बंधी और उसके बाद अपने बच्चों की तरबियत की और साथ साथ प्रोफेशन को भी लेके चली, ये कोई मामूली बात नहीं है। कैसे उन्होंने मैनेज किया, किसने उनका साथ दिया और किसने उनका साथ छोड़ा, ये सब हम जानेंगे। कल तक आप इंतजार कीजिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। मोहब्बत आपकी, बड़ा खुलूस प्यार। थैंक यू। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।